डियर स्टूडेंट, अभी तक मैंने जो भी टॉपिक आप क्लियर कराए हैं कलेक्शन में, उसमें यानी समूह के दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। अब तक मैंने आपको सभी प्राथमिक समूहों के बारे में सारी जानकारियां दी थी। उसमें मैंने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के बारे में बताया, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के बारे में, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति और प्रकटकों द्वारा सूचना प्राप्ति, इसके बारे में सारी जानकारियां आपको मैंने उपलब्ध कराई। और अनुसूची बनाने की विधियां, अनुसूची कैसे बनेगी, किस तरह से हम रिसर्च करेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी मैंने प्राथमिक समूहों के आपको अब तक दी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है द्वितीयक समूह। और द्वितीयक समूह यानी द्वितीयक सामग्री संग्रहण, जिसे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। अब देखिए द्वितीयक समूह है क्या। पहली चीज आती है द्वितीयक समूह क्या है। तो यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि द्वितीयक समूह अन्य व्यक्तियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जाते हैं। यानी प्राइमरी डाटा में हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो बेसिक लेवल पर करते हैं, और द्वितीयक समूह के अंतर्गत प्राइमरी के जो जितने भी डाटा यूज किए गए हैं उन सभी डाटाओं को हम द्वितीयक समूहों के अंतर्गत ला करके उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। द्वितीयक समूहों के जो स्रोत होते हैं वह द्वितीयक समूह प्रकाशित अथवा अप्रकाशित स्रोतों से उपलब्ध किए जाते हैं। कुछ प्रकाशित स्रोत होते हैं और कुछ अप्रकाशित स्रोत होते हैं। तो प्रकाशित स्रोत जो हैं, नंबर 1 प्रकाशित स्रोत। यह यानी प्रकाशित स्रोतों के अंतर्गत नंबर 1 आता है अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। यानी कुछ स्रोत ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में आते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन विदेशी सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशनों का द्वितीयक समूहों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे द यूएन स्टैटिस्टिकल ईयरबुक, डेमोग्राफिक ईयरबुक, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द IMF, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष, ECAFE, ASEAN आसियान, इसी तरह से सार्क, SAARC सार्क आदि, ये जितनी भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं ये सभी अपने आंकड़ों का प्रकाशन करती हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन के अंतर्गत आता है। द्वितीय आता है इसमें, दूसरा है वह है सरकारी प्रकाशन। यहां से भी हम द्वितीयक समूहों को इकट्ठा करते हैं। तो सरकारी जो प्रकाशन है इसमें क्या है, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के
अनेक विभागों और मंत्रालयों की ओर से समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समंक प्रकाशित होते रहते हैं। ये अधिक विश्वसनीय और उपयोगी हैं। इनके जो प्रकाशन हैं वह कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, जो एनुअल रिपोर्ट निकालता है। दूसरा है 5 ईयर प्लान प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी पंचवर्षीय योजना की जो भी प्लान है वो भी एनुअल रिपोर्ट आती है। और सेंसस ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बुलेटिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरह के प्रकाशन जितने भी हैं वो सब सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो भी रिपोर्टें हैं, एनुअल हो या अर्धवार्षिक हो, वो सभी द्वितीयक समंक के तहत उनको हम रखते हैं। इसके बाद तीसरा आता है अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी जो प्रकाशन है इसमें संस्थाएं और नगर पालिकाएं, नगर निगम, जिला परिषद आदि जितने भी अपने रिपोर्टें निकालते हैं वो अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत निकालते हैं। इनको भी हम द्वितीयक समंक के अंतर्गत अपने रिजल्ट निकालने के लिए उपयोग में लेते हैं। फिर चौथा पॉइंट इसमें आता है और वह है चौथा बिंदु समितियों व आयोगों की रिपोर्ट यानी समितियों व आयोगों की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को भी हम द्वितीय समंक के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन समितियों व आयोगों की रिपोर्ट सरकार इसमें क्या करती है, यानी सरकार विभिन्न विषयों पर जांच कराने तथा विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए जांच समितियां तथा आयोग नियुक्त करती है, जिनके प्रतिवेदनों से अत्यंत उपयोगी समंक प्राप्त होते हैं, यानी डाटा हमें मिलता है। जैसे आय वितरण जांच समिति, वित्त आयोग। वित्त आयोग का अब नाम चेंज हो गया है, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है भारत में। तो अब जो भी रिपोर्ट होगी वो नीति आयोग की रिपोर्ट आएगी और वह आएगी समितियां व आयोग की रिपोर्ट, जो कि ये रिपोर्टें सभी द्वितीयक समंकों के अंतर्गत इन्हें कलेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद पांचवा बिंदु आता है और पांचवा बिंदु क्या है? व्यापारिक संस्थाओं वो परिषदों के प्रकाशन, परिषदों के प्रकाशन। अब देखिए पांचवें बिंदु में व्यापारिक संस्थाओं और परिषदों के प्रकाशन, इनको भी हम किसमें कलेक्ट करेंगे? द्वितीयक समंक के अंतर्गत लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ समझे व्यापारिक संस्थाओं और परिषदों के प्रकाशन होते कैसे हैं, क्या होता है इसमें। तो यहाँ क्या है, बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जो भी होती हैं या उद्योग संघ या श्रम संघ अपने सांख्यिकी व शोध
विभागों द्वारा एकत्रित जो आंकड़े हैं या जो डाटा है या जो समंक हैं उन सब का प्रकाशन करती हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड या मारुति लिमिटेड, ये कंपनियां भी अपने प्रकाशन समय समय पर करती रहती हैं, जिनसे हम रिसर्च के लिए कोई भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और वह द्वितीय समंक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है छठा पॉइंट और वह है अनुसंधान संस्थान की प्रकाशन। अनुसंधान संस्थान के प्रकाशन। अब यहां बात आती है कि अनुसंधान संस्थान के प्रकाशन ये क्या चीज आ गई? तो अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत यानी अनुसंधान संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय यानी रिसर्च के जो भी संस्थान हैं वो या रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी समय समय पर अपने शोध कार्य के परिणामों को प्रकाशित करते रहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी शोध कार्य के परिणामों को या प्रकाशित जो करते हैं वह शोध गंगा पर डालते हैं। किस पर डालते हैं? शोध गंगा। तो यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक वेबसाइट है जो कि शोध गंगा के नाम से जानी जाती है, उस पर सारी रिसर्चें डाली जाती हैं। वह भी अगर हमें कोई कुछ नई रिसर्च करनी होती है तो उन रिसर्चों के बारे में जो जानकारी हासिल करनी होती है वह शोध गंगा में मिलती है और शोध गंगा के जितने भी प्रकाशन या जितने भी रिसर्च हैं उनको भी हम द्वितीय समंकों के अंतर्गत लाते हैं। और यहाँ क्या है, जैसे भारत के विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों भारतीय सांख्यिकी संस्थान, व्यापारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, आर्थिक विकास की शोध संस्था आदि इन प्रकाशनों को निकालती रहती हैं जो कि द्वितीय समंक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बिंदु इसमें जो आता है और वह सातवां जो बिंदु है या सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट है आपका वह है पत्र पत्रिकाएं। सातवां बिंदु कौन सा है? पत्र पत्रिकाएं। तो देखिए सातवां बिंदु यानी पत्र पत्रिकाएं। भाई इनके भी जो डाटा है उसको भी हम द्वितीय समूह के अंतर्गत रखते हैं। तो पत्र पत्रिकाओं के जितने भी डाटा है ये क्या है? जैसे समाचार पत्र, समसामयिक पत्रिकाएं आदि भी द्वितीय समंकों के महत्वपूर्ण साधन हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आठवां बिंदु है वह है आठवां बिंदु व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता। व्यक्तिगत अनुसंधान करता। व्यक्तिगत अनुसंधान करता ये भी विभिन्न विषयों पर आवश्यक समंक एकत्रित करके सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित करवाते हैं। व्यक्तिगत अनुसंधान करता भी तो इसके जितने भी डाटा है उसको भी हम द्वितीय समंक के अंतर्गत रखते हैं। अब बात आती है अप्रकाशित स्रोतों के बारे में। अब तक थी प्रकाशित स्रोत और सेकंड है अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत
और अप्रकाशित स्रोत के क्या है? अप्रकाशित जो स्रोत हैं, अनेक अनुसंधानकर्ता विभिन्न उद्देश्यों से सामग्री संचारित करते हैं जो प्रकाशित नहीं कराई जाती है। अधिकतर प्रकाशित यानी अधिकतर अप्रकाशित सामग्री व्यक्तियों या व्यापारिक समूहों के निजी उपयोग के लिए ही होती है, जो कि अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आती है। इसके भी डाटा को हमने द्वितीयक समंक के अंतर्गत रखा है। द्वितीयक समंकों की जांच और प्रयोग। अब बात यहाँ आती है कि द्वितीयक समंकों की जो जांच है या उनका जो उपयोग है वो हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पूर्व या द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पूर्ण आलोचनात्मक जांच द्वारा उनका संपादन कर लेना नितांत ही आवश्यक है। अगर हमने उसका आलोचनात्मक जांच द्वारा उनका विस्तृत संपादन कर लिया है तो यह द्वितीयक समंकों के अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आएगा और इसे हम द्वितीयक समंकों में रखेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रोफेसर कॉर्नर हुए हैं, वह लिखते हैं कि द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पूर्ण आलोचनात्मक द्वितीयक समंकों का या समंक विशेष रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित समंक प्रयोगकर्ता के लिए अनेक त्रुटियों से पूर्ण होते हैं। यहां फिर सुन लें एक बार, प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार वह कहते हैं कि समंक विशेष रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित समंक प्रयोगकर्ता के लिए अनेक त्रुटियों से पूर्ण होते हैं। अब बात आती है द्वितीयक समंकों में प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। अब यहाँ देखते हैं कि भाई इतने सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद में हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। अगर हम सावधानियां नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सेकेंडरी डाटा है उससे जो रिजल्ट निकाले जाएंगे वह रिजल्ट कुछ भी निकल सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो सावधानियां हमें क्या क्या रखनी चाहिए? सावधानियां जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस समय हमें सावधानियां रखना अति आवश्यक है। तो सावधानियों में सर्वप्रथम नंबर 1 आता है पिछले अनुसंधानकर्ता की योग्यता हमें देखनी है। पिछले योग्यता क्या थी? अगर योग्यता सही है तो रिजल्ट की स्वाभाविक सी बात है कि हमारा सही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए पिछले अनुसंधानकर्ता की योग्यता की हम जांच कैसे करें। तो यहाँ देखें कि सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि द्वितीयक समग्र सामग्री पहले किस अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिक रूप से एकत्रित की गई थी, उसकी योग्यता, ईमानदारी, अनुभव व निष्पक्षता यदि संतोषजनक है तो उन समंकों का प्रयोग किया जा सकता है द्वितीयक समंकों के तहत। दूसरी सावधानी हमें रखनी है और वह दूसरी सावधानी है संग्रहण रीति। संग्रहण रीति। अब देखिए संग्रहण रीति क्या है?
तो यहाँ क्या हमें देखना है, यदि प्रतिदर्श, यहाँ एक नई चीज निकल के आई है, प्रतिदर्श। पहले मैं आपको संग्रहण रीति बताऊंगा, फिर प्रतिदर्श का अलग से अर्थ बताऊंगा, या पहले प्रतिदर्श का अर्थ भी बता ही देता हूं। तो देखिए, जो प्रतिदर्श शब्द है, प्रतिदर्श हम कहते किसे हैं, तो जहां सांख्यिकी और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों में किसी बड़ी राशि में से चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा का प्रतिदर्श या नमूना है या सैंपल है। यह माना जाता है कि प्रतिदर्श की सांख्यिकीय गुण पूरी राशि के सांख्यिकीय गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए, बात ये आती है प्रतिदर्श, यानी स्वाभाविक सी बात है, प्रतिदर्श सैंपल। सपोज कर लीजिए, घर में मम्मी ने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और हम कैसे पता करें कि सारे चावल गल चुके हैं। तो मम्मी क्या करती हैं, उनमें से एक चावल का दाना निकालती हैं और उसे दबा के देखती हैं, उसी से अनुमान लग जाता है कि सारे चावल पक चुके हैं। अगर एक दाना पक चुका है तो सारे दाने पक गए हैं। जिस तरह से किसान खेत में गेहूं की फसल करता है, और अगर उसमें से एक दो पौधे के बीजों को निकाल के देख लेता है और वह बता देता है कि पूरा खेत पक चुका है, तो यह नमूना ही प्रतिदर्श है। लेकिन यहाँ संग्रहण की जो रीति है वह है, यदि प्रतिदर्श अनुसंधान किया गया हो तो यह निश्चित कर लेना चाहिए कि प्रतिदर्श यथेष्ट रूप है और पूर्ण रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, तभी द्वितीयक समंकों का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में द्वितीयक समंकों में इसका प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। तीसरा बिंदु इसमें आता है, और तीसरा बिंदु है वह है उद्देश्य व क्षेत्र। उद्देश्य व क्षेत्र, यहाँ यह भी देख लेना चाहिए कि प्राथमिक रूप से जब प्रस्तुत समंक एकत्रित किए गए थे तो अनुसंधान के उद्देश्य व क्षेत्र वही थे जिनके लिए उनका अब द्वितीयक समंकों के रूप में प्रयोग किया जाना है। इसके बाद चौथा बिंदु आता है, और वह है चौथा बिंदु इकाई की परिभाषा। इकाई की परिभाषा, यहाँ सावधानी के अंतर्गत इकाई की परिभाषा में ये देखना चाहिए कि पूर्व अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकीय इकाइयों के अर्थ वर्तमान प्रयोग के अनुकूल हैं या नहीं है। अगर अनुकूल है तो द्वितीयक समंकों में प्रयोग में लाएं, अन्यथा कंडीशन में उसे उपयोग में ना लाएं। फिर इसके बाद पांचवा बिंदु आता है, और वह पांचवा बिंदु है तुलना। यदि एक ही विषय पर अनेक स्रोतों से द्वितीयक समंक प्राप्त होते हैं तो उनकी सत्यता की जांच करने के लिए उनमें तुलना कर लेनी चाहिए। यदि उनमें अंतर काफी हो तो सबसे अधिक विश्वसनीय जो स्रोत है या विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त समंक ही ग्रहण करने चाहिए। अन्यथा की कंडीशन में उन समंकों का द्वितीयक समंकों में उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ आज आपका डाटा या कलेक्शन का जो विषय है
या जिसे आप कहें समंकों का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, उस विषय का या उस उस टॉपिक को पूर्ण कर दिया गया है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट के साथ साथ चूंकि मैं जो भी नोट्स से आपको तैयारी कराता हूँ, ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, मेल के तहत पड़े हैं। उस मेल को जैसे ही आप टच करेंगे तुरंत ये सारे जो भी नोट्स हैं वो खुल जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और विशेष तौर पर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें।